जियो सिनेमा आप खुद अ, उद्योग के क्षेत्र में हैं, तो आप जब एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर रहे हैं, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किन फिल्म मेकर्स को फंड कर रहे हैं। कहीं वे आपकी ही जड़ें काटने वाली मानसिकता को तो सपोर्ट नहीं करते। हाँ, आज आप देख लीजिए, ज्यादातर लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सोशल मीडिया पर वो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट का इकोसिस्टम। कभी अदानी के नाम से छाती कूटेंगे, कभी अंबानी के नाम से छाती कूटेंगे, कभी ये टाटा बिरला इनके नाम से छाती कूटते थे। तो आप उन्हीं माइंडसेट के फिल्म मेकर्स को कहीं फंड तो नहीं कर रहे। आपके हित में कौन है और आपके अहित में कौन है, ये तो पता होना चाहिए ना। अब टाटा की भी कुछ टाटा ग्रुप की तनिष्क हो, या फिर अभी उनके स्टारबक्स की जो एड आई, वोक माइंडसेट की वो एड पूर्ण रूप से हम देखते हैं, और उनकी विचारधारा को पोषण देकर के आपका क्या हित होने वाला है, आपकी कंपनी का वो क्या हित करने वाले हैं। पर अगर हम वेस्ट में देखें, इलॉन मस्क का उदाहरण ले लीजिए, वो तो खुलकर ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, जियो सिनेमा पर जब से शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी रिलीज हुई है और उसे फ्री में दिखाया जा रहा है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर, वैसे सोशल मीडिया नहीं कह सकते, इंडस्ट्री के अंदर ये चर्चा हो रही है। सामान्य लोगों को तो इससे कोई प्रॉब्लम होने का प्रश्न ही नहीं उठता, पर इंडस्ट्री के अंदर ये चर्चा हो रही है कि इतने बड़े बजट की, बड़े एक्टर की फिल्में फ्री में दिखाई जा रही है, इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, मनोरंजन क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इस प्रकार की चर्चा इंडस्ट्री के अंदर ही हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले ही विवेक अग्निहोत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। हालांकि कुछ लोग इसके समर्थन में भी बात कर रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मेरा इस विषय पर ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर हम देखें भारत में, तो जितने भी बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वे सारे के सारे विदेशी है। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे देश के मनोरंजन क्षेत्र में सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। यानी अगर ये हम कहें बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये स्वाभाविक सी बात है, किसी भी देश के लिए ये बिल्कुल घातक ही है, क्योंकि कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेशी प्लेटफॉर्म भारत का हित चाहेगा, या भारत के मनोरंजन क्षेत्र का वो कुछ भला चाहेगा, या नेशनल इंटरेस्ट में वो कुछ कंटेंट बनाएगा, ये सोचना ही मूर्खता है, पागलपन है। और इसी कारण से आप अगर हम देखें तो चाहे नेटफ्लिक्स का कंटेंट, नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट आप उठाकर देख लीजिए, उनका 90 से 95% कंटेंट हिंदू विरोधी मानसिकता वाला, एक बहुत ही टॉक्सिक वोक माइंडसेट वाला है, जो देश के इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, मेरे अनुसार कम से कम। और प्राइम वीडियो का कंटेंट भी उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। कुछ इक्का दुक्का थोड़ा बहुत अगर हम छोड़ दें तो बाकी वहाँ पर भी ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक कंटेंट ही हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे मनोरंजन क्षेत्र को कंट्रोल करे, ये तो किसी भी दृष्टि से गलत ही है। तो मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि भाई भारत का कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा जैसा वो यहाँ पर डोमिनेट करे और बाकी सबकी मोनोपोली समाप्त हो जाए। ये तो मैं हृदय से चाहता हूँ। जैसे कि हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी देखा, आज से 5-6 वर्ष पहले जब जियो की एंट्री हुई, उसके बाद देखिए किस प्रकार से सारे के सारे दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम कंपनीज जो हवा में उड़ रही थी, वो सारे ज़मीन पर आ गए। मतलब क्या चल रहा था आज से 5-6 वर्ष पहले तक? 1 GB डाटा के 250 रुपये लिए जाते थे, केवल 1 GB के। और आज हम देख रहे हैं कि भाई 250 रुपये नहीं, 199 रुपये में 1 महीने तक रोज 1.5 GB या 2 GB लोग यूज़ कर रहे हैं रोज। पर एक जियो के आने के बाद ही देखिए किस प्रकार से पूरी की पूरी ये मोनोपोली बाकी टेलीकॉम कंपनीज की टूट गई। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी जो है, आज जो हम एक मोनोपोली देख रहे हैं वो भी विदेशी कंपनियों की, वो तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो बहुत आवश्यक है कि वो मोनोपोली समाप्त होनी चाहिए। अब आते हैं फ्री वाले मुद्दे पर कि क्या फ्री में कंटेंट दिखाने से मनोरंजन क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, मनोरंजन क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है? तो देखिए, जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे ये जानते ही कि मैंने कई बार ये जो फ्री की पॉलिसीज़ होती है, ये जो सोशलिस्ट माइंडसेट है, इसका मैंने कई बार विरोध किया हुआ है। वेनेजुएला का भी मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी वहाँ पर उनका जब नेशनलाइजेशन उनका कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर में उनको लाया गया और सरकार के द्वारा उनको कंट्रोल करके फिर जनता को फ्री में या बहुत ही कम कीमत पर वस्तुओं को देना, इस कारण से वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे बर्बाद हो गई, लाखों लाखों लोग भूखमरी से कैसे वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई या वहाँ से बाहर दूसरे देश, दूसरी जगह जाने के लिए वे कैसे मजबूर हो गई, ये मैंने कई बार बताया हुआ है।
परंतु देखिए जियो सिनेमा का कोई नेशनलाइजेशन नहीं हो रहा, उसको कोई पब्लिक सेक्टर में नहीं लाया जा रहा, अभी भी वो प्राइवेट कंपनी ही है। और एक प्राइवेट कंपनी अपना हित ही चाहेगी, वो जानती है कि उसको रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है और अपने आप को ग्रो कैसे करना है। और अभी भी जो कंटेंट हम देख रहे हैं जियो सिनेमा पर, उसमें एड्स बीच बीच में आती ही है। जो भारतीय कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कंटेंट के लिए तो जियो सिनेमा पर भी सब्सक्रिप्शन प्लान है 999 रुपये का 1 वर्ष का। और जो भारतीय कंटेंट अभी वो फ्री में दिखा रहे हैं, उसमें भी बीच बीच में वो एड्स डाले हुए हैं उन्होंने। तो वे अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यूट्यूब पर भी जो हम कंटेंट देखते हैं, वहाँ पर भी बीच बीच में एड्स आती है, उसी से यूट्यूब को, गूगल को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जियो सिनेमा को पूर्ण रूप से फ्री तो नहीं कह सकती, क्योंकि एड्स तो उन्होंने बीच बीच में डाले हुए ही है। और जो इंटरनेशनल कंटेंट है उसके लिए उनका सब्सक्रिप्शन प्लान भी है। जो HBO का कंटेंट उन्होंने वो लेकर के आए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, और आने वाले समय में शायद वो और भी कुछ ऐसा इंटरनेशनल कंटेंट लेकर के आएंगे। और मैंने सुना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स हो या द लास्ट ऑफ अस, इनको वे हिंदी में भी डब कर रहे हैं, तो उसका भी उनको फ़ायदा तो आगे जाकर होगा ही। और 999 रुपये 1 वर्ष के बहुत बड़ी प्राइस है, बहुत बड़ी कीमत है। अगर हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार को भी अगर हम देखें तो कुछ समय पहले तक उनका भी 999 रुपये का ही प्लान था ईयरली, और एक छोटा भी उनका प्लान था 399 रुपये का, 699 का वगैरह। बाद में उन्होंने 1499 कर दिया था। तो 999 कोई छोटी प्राइस मुझे तो नहीं लगती है। और जहाँ तक बात है भारतीय कंटेंट की जिससे वे फ्री में दिखा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा उस पर एड्स अभी आ रहे हैं, उससे उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, आगे जाकर वे सब्सक्रिप्शन शायद वो कंपलसरी भी कर देंगे। पर अभी के लिए जब नए यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पर उन्हें लाना है, जैसे कि IPL को उन्होंने शुरुआत में फ्री में दिखाया, अभी कुछ बड़ी फिल्म्स को भी वे फ्री में दिखा रहे हैं, तो बाकी प्लेयर्स की मोनोपोली तोड़ने के लिए ये उनका तरीका, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है वो मुझे कम से कम पसंद आई है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने जैसी ये है कि जिन फिल्मों का बजट बॉलीवुड 100, 150, 200 करोड़ बताता भी है, क्या सच में उतना पैसा उन फिल्मों में लगता भी है? मतलब ये कहा जा रहा है ना कि भाई इतनी बड़े बड़े बिग बजट की फिल्में जियो सिनेमा पर ऐसे ही फ्री में दिखाई जा रही है, पर क्या सच में उतना बजट उन फिल्मों में लगता भी है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो फिल्म रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में 10-11 करोड़ में बन जाती है, लगभग उसी प्रोडक्शन वैल्यू की, उसी लेवल की फिल्म बॉलीवुड में बनती है तो उसका बजट 150-200 करोड़ तक पहुंच जाता है। सबसे बढ़िया, सबसे लेटेस्ट उदाहरण तो हमारे सामने विक्रम वेदा का ही है। ओरिजिनल फिल्म 11 करोड़ में बनी है और उसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी है। और उसी फिल्म का बॉलीवुड में घटिया सा रीमेक बनता है ऋतिक रोशन की घटिया सी एक्टिंग के साथ में, घटिया से एक्सेंट के साथ में, उसका बजट 175 करोड़ बता दिया जाता है। अब ब्लडी डैडी की भी अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसका बजट 65 से 70 करोड़ है। और ये सुनने में आया था कि उसमें से लगभग 40 करोड़ तो शाहिद कपूर ने ले लिए हैं। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि भाई 40 नहीं, उसके आधे ही लिए हैं। अब 20 हो या 40 हो, इतना तो पक्का है कि भाई ज़्यादातर जो बजट का हिस्सा है वो तो शाहिद कपूर के पास में गया है। तो ये तो पूरी भाई समझ से परे की बातें हैं। 100 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ एक्टर्स की फीस बताई जाती है। पता नहीं वो एक्टर्स ऐसा क्या करते हैं उस फिल्म में आकर। तो ये सब कुछ जो है इसको रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। ये जो भी हवाई बातें बजट को लेकर होती है ना, इस पर कुछ तो सरकार की कठोरता से एक उसकी कमेटी सरकार बनाए या इसकी जांच का कुछ तो पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई इतने पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं और क्यों इतने बड़े बड़े बजट बताए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं जियो सिनेमा से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा उन्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वे किस कंटेंट में अपना पैसा लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जियो सिनेमा ने जो अपने कुछ कई सारे 100 के करीब टाइटल्स उन्होंने कुछ दिखाए थे आने वाले समय में, जो उनके आने वाले हैं, फिल्में हो या वेब सीरीज़ हो, वो मैंने जो लिस्ट देखी उसमें एक सिंगल कंटेंट भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाऊँ। 1-2 होगा शायद, पर ज़्यादातर उनका कंटेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, और वही जो मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड की लॉबी है, जिनके कंटेंट की आज देश की जनता आलोचना कर रही है, उन्हीं को साथ में लेकर के जो चेहरे भी देखना नहीं चाहती आज देश की जनता, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर इतना क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं, इतनी आलोचना हो रही है जिस बॉलीवुड की लॉबी की, आप उन्हीं चेहरों को लेकर, उन्हीं फिल्म मेकर्स को लेकर कंटेंट बना रहे हैं, तो आप अलग क्या दिखा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये टॉक्सिक माइंडसेट के बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं, जो ज़्यादातर सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और वोक माइंडसेट के हैं,
भाई वो तो ऑलरेडी उनकी विचारधारा ही उद्योग के विरोधी है। वो तो बिजनेसमैन हो, उद्योग हो, उद्योगपति हो, इसको कैपिटलिज्म के नाम से छाती कूटने वाली उनकी मानसिकता है। तो रिलायंस जियो सिनेमा आप जो प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, वहां पर आप कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करिए, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के आइए जो नए हो, नए लोगों को चांस देते हो, और इन टॉक्सिक वोक माइंडसेट के जो फिल्म मेकर्स है, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, एक बहुत ही घिनौनी जो इनकी टॉक्सिक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, उससे अलग हटकर आप एक प्लेटफॉर्म खड़ा करिए, एक इकोसिस्टम बनाइए, नए कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के आइए जो इनकी इस घिनौनी मानसिकता को काउंटर करे। ज्यादातर आप इनका कंटेंट देख लीजिए, सोशलिस्ट माइंडसेट के फिल्म मेकर्स का हमेशा उद्योग विरोधी मानसिकता, डेवलपमेंट की विरोधी मानसिकता। कहीं पर भी कुछ डेवलपमेंट, इनकी कई सारी फिल्मों की थीम आप देख लीजिए, ये दिखाया जाएगा कि कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, उसके साथ में कोई कॉरपोरेट है, उद्योगपति, उनको साथ में लेकर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कहीं पर प्राकृतिक संपदा को लूट रही है या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, और मतलब उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के विरुद्ध फिर कोई बंदा खड़ा हो जाता है और फिर उस उद्योगपति की कंपनी में ही बम धमाका कर देता है या उनके अगेंस्ट वो लड़ रहा है। तो ये है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट ही ना। क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें हैं, या भारत के अंदर भी जो अर्बन नक्सल्स बैठे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, वो ये इसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को उकसाना, भड़काना, उसके विरुद्ध अगेंस्ट उनके खड़े करना। और ये हम बहुत लंबे समय से देश में देख रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध कैसे सिस्टमैटिक वे में उन्होंने काम किया हुआ है। आज जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर सरकार जब भी कोई विकास कार्य लेकर के जाती है तो नक्सली वहां पर बम धमाके करना या हमारे ही सुरक्षा बलों पर हमले करना, विकास कार्य वहां पर होने नहीं देते, डेवलपमेंट वहां पर होने नहीं देते। और फिर हमारे जो आदिवासी भाई है, जो समाज है, उनको और ये पूरे अर्बन नक्सल्स भड़काने का काम करते हैं कि देखो आप तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही, यही लोग पहुंच नहीं देते मूलभूत सुविधाएं। और ये अपनी पॉलिटिक्स चलाए रखने के लिए, ये अर्बन नक्सल्स हो या जो भी ये कम्युनिस्ट माइंडसेट के जो नेता हो या फिल्म मेकर्स हो, ये विकास कार्यों का इस प्रकार से बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल करके नई जनरेशन के सामने ये इस प्रकार की मानसिकता, उनका ब्रेन वॉश करने का वो काम करते हैं। हमने कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैंने कई बार उदाहरण दिया हुआ है। उस समय भी इसी प्रकार से बाहर से फंडिंग मिशनरीज को, कई सारे एनजीओज को हुई थी। उन्होंने चर्च प्रीमिसेस में या फिर कॉन्वेंट स्कूल्स में वहाँ के लोकल लोगों को एंटी न्यूक्लियर वीडियोज़ दिखा दिखाकर उनको उकसाया था कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस प्रकार की बातें। और कहीं पर मेट्रो का प्रोजेक्ट हो तो तुरंत अचानक से कुछ पर्यावरणवादी खड़े हो जाते हैं। और जो बच्चे आज के युवा, उनको पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि हाँ अब हमें छाती कूटनी है, ढपली बजानी है, कुछ रिवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है। और ऐसी कुछ जो बाहर के फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली जो एनजीओज है, ताकतें हैं, उनके साथ में वो बच्चे अनजाने में आ जाते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे देश में ज़्यादातर फिल्म मेकर्स ऐसे हैं वो जो यही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ही बस देश के विरोध में या बस राष्ट्रद्रोही मानसिकता के हैं और सब बस बिल्कुल देश को बर्बाद करने के उद्देश्य से कंटेंट बनाते हैं, नहीं। पर जिन इंस्टीट्यूशन से वे पढ़कर आते हैं, जिन फिल्म इंस्टीट्यूट से वे पढ़कर आते हैं, वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हो या जो लोग उनको पढ़ाते हैं, वो ज़्यादातर इसी प्रकार से उनका एक माइंड सेट, एक ब्रेन वॉशिंग, उनकी वायरिंग ही दिमाग की ऐसी कर दी जाती है कि उनका समाज की तरफ, सिस्टम की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बन जाता है। और फिर वो विकास विरोधी मानसिकता उनकी वैसी ही बन जाती है। उन्हें लगता है कि सो कॉल्ड रिवोल्यूशन हमें लाना है, क्योंकि जो एक कम्युनिस्टों का जो सामाजिक जो पिरामिड है, समाज की तरफ देखने का जो उनका पिरामिड होता है, उसके अनुसार जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उद्योगपति, या फिर जो सुरक्षा बल होते हैं, और जो उनके साथ में जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, और जो धार्मिक लोग हैं, ये चारों के चारों मिलकर समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग को दबा कर रखते हैं। ये उनकी बेसिक आइडियोलॉजी है। और उनकी फिल्म मेकिंग भी इसी आइडियोलॉजी के अनुसार, इसी समाज के चित्रण के अनुसार ही वे फिल्में लिखते भी है। तो सभी कोई देश विरोधी मानसिकता के होते हैं ऐसी बात नहीं है, पर वो समाज की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही उनका वैसा बन जाता है। जैसे कि अभी भेड़िया फिल्म आई थी, कोई कॉरपोरेट है, सरकार वहाँ पर बस प्राकृतिक संपदा को एक्सप्लॉइट करने के लिए वहाँ लेकर के जा रही है, और फिर वो भेड़िया एक सामने खड़ा हो रहा है। अब भेड़िया हो या किसी फिल्म में नक्सलवादी दिखा दिया गया हो, या और कोई लाल झंडे लेकर के कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ हो, वो उस डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। हालांकि बेसिक में मानसिकता तो वही है ना। तो ये जो मानसिकता ही वैसी कई सारे फिल्म मेकर्स की बन जाती है। सभी कोई देश विरोधी मानसिकता के ऐसी बात मैं नहीं कह रहा। हालांकि कुछ कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो बिल्कुल उसी अर्बन नक्सल माइंडसेट से सिस्टमैटिक वे में वो अपना प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाते हैं। पर जियो सिनेमा आप खुद
उद्योग के क्षेत्र में हैं, तो आप जब एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर रहे हैं, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किन फिल्म मेकर्स को फंड कर रहे हैं। कहीं वे आपकी ही जड़ें काटने वाली मानसिकता को तो सपोर्ट नहीं करते। हाँ, आज आप देख लीजिए, ज्यादातर लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सोशल मीडिया पर वो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट का इकोसिस्टम, कभी अदानी के नाम से छाती कूटेंगे, कभी अंबानी के नाम से छाती कूटेंगे, कभी ये टाटा बिरला इनके नाम से छाती कूटते थे। यही तो इनका सोशलिस्ट माइंडसेट है ना। तो आप उन्हीं माइंडसेट के फिल्म मेकर्स को कहीं फंड तो नहीं कर रहे हैं। आपके हित में कौन है और आपके अहित में कौन है, ये तो पता होना चाहिए ना। अब टाटा की भी कुछ टाटा ग्रुप की तनिष्क हो, या फिर अभी उनके स्टारबक्स की जो ऐड आई, तनिष्क की पिछले वर्ष जो हमने ऐड देखी थी, कितना उसका विरोध हुआ था। अभी स्टारबक्स की ऐड देख रहे हैं हम, वोक माइंडसेट की वो ऐड पूर्ण रूप से हम देखते हैं। दुनिया का सबसे भयानक रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा उसमें पुश किया है। अब ये इतने बड़े कंपनीज हैं, उनको इतना भी नहीं पता कि भाई उनके अगेंस्ट कौन है। ये लोग वोक माइंडसेट के लोगों को साथ में लेकर के एड्स बना रहे हैं और उनका ही पोषण कर रहे हैं, उन वोक माइंडसेट के लोगों का। भाई ये लोग तो कैपिटलिज्म के नाम से छाती कूटना ही इनका मुख्य जीवन का उद्देश्य है, और आप उन्हीं लोगों को साथ में लेकर के कंटेंट बना रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, और उनकी विचारधारा को पोषण देकर के आपका क्या हित होने वाला है, आपकी कंपनी का वो क्या हित करने वाले हैं। अंततः जाकर वे आपकी ही जड़ें काटने वाली मानसिकता वहां पर उन वोक्स और लिबरल्स की है, लेफ्ट के इकोसिस्टम की है। आपके हित में जो बात करने वाले हैं वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी है, वो उद्योगी या उद्यमी विचारधारा उनकी होती है। आप देख लीजिए, जो हमारे संत हैं या जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं, जो ट्रेडिशनल फैमिलीज है या जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वे हमेशा उद्यम की, साहस की, पुरुषार्थ की बात करेंगे। जीवन में फाइट करके आगे हमें कैसे बढ़ना है, मुसीबतों के सर पर पांव रखकर हमें आगे कैसे बनना है, उद्यमी बनना है, या छोटे मोटे उद्योगों को सपोर्ट करने की मानसिकता आपको राष्ट्रवादी नेताओं में ही देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आप लेफ्टिस्टों को देखिए, वो क्या करते हैं, छाती कूटना सिखाते हैं बच्चों को, ढपली लेकर के झोला छाप माइंडसेट वो अपने अगली जनरेशंस का बनाते हैं, उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटना सिखाते हैं। तो उस माइंडसेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी ही जड़ें काटने पर तुला हुआ है। तो आप कम से कम जो नया कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, वहां पर कौन सी विचारधारा को आपको सपोर्ट करना है, या क्या आपके हित में क्या है, वो तो कम से कम पता होना चाहिए ना। पर दुख की बात है कि भारत के जो उद्योगपति है, उनमें पता नहीं, शायद इन बातों को वो समझते नहीं हैं या क्या कारण है, मैं नहीं जानता। पर अगर हम वेस्ट में देखें, इलॉन मस्क का उदाहरण ले लीजिए, वो तो खुलकर नेटफ्लिक्स के वो कंटेंट की आलोचना करते हैं और आए दिन रोज ही उनका वो चलता ही रहता है। अभी जो सो कॉल्ड प्राइड मंथ चल रहा है, उसको लेकर भी वे आए दिन कमेंट ट्वीट्स वगैरह करते ही रहते हैं। तो वो क्लियर है अपनी आइडियोलॉजी पर कि उन्हें किस विचारधारा को सपोर्ट करना है, उनके अगेंस्ट कौन है, उनकी जड़ें कौन काट रहा है, और उस विचारधारा को वे खुलकर विरोध भी करते हैं। इलॉन मस्क हो या दूसरे भी आप देख लीजिए, बिल गेट्स हो, जॉर्ज सोरोस हो, वे नैरेटिव पर कंट्रोल करना जानते हैं। भले ही दूसरे देशों को वो बर्बाद कर रहे हो, पर कम से कम अपने देश के लिए या फिर अपने नैरेटिव पर वो कैसे कंट्रोल करना है, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, दूसरे देशों की मीडिया के माध्यम से हो, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से हो, बराबर उस माइंडसेट के लोगों को वो फंड करते हैं और इस प्रकार से नैरेटिव पर वो कंट्रोल करते हैं। सिलिकॉन वैली पूर्ण रूप से लेफ्टिस्टों के कब्जे में, ये हम तो कई बार हमने सुना हुआ है। तो अब इलॉन मस्क ने कैसे, देखिए, ट्विटर पर पूरा एक हाथ में लेकर के पूरा लेफ्टिस्ट जो नैरेटिव पर कंट्रोल करते थे, उसको कैसे उन्होंने एक प्रकार से ध्वस्त कर दिया। तो भारत के उद्योगपतियों की बात कब समझ में आएगी कि भाई आपकी सबसे बड़ी ताकत नैरेटिव है, तो पैसा कहां पर लगाना चाहिए। कम से कम नैरेटिव एक बिल्ड हो भारत के हित में, उस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से हो। हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, तो वो जो एक हमारी महान धरोहर है, गौरवशाली इतिहास है, उस नैरेटिव पर विश्व के सामने हम इन बातों को लेकर के जाए, ऐसा नैरेटिव हम बनाएं, इस पर फोकस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए, जियो सिनेमा, मैं तो हृदय से चाहता हूं कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म से उनकी मोनोपोली समाप्त हो, एक देश का ओटीटी प्लेटफॉर्म बड़ा हो, खड़ा हो, पर बस उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि किस कंटेंट में वे पैसे लगा रहे हैं। बाकी दोस्तों, मैंने जो भी बातें बताई उस पर प्लीज़ आप अपने विचार मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना, ताकि ये डिस्कशन, चर्चा, सब इसको पढ़ पाए, सब आपके भी विचार सब तक पहुंच पाए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।